İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bok atar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçük yerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों यार, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज मेरे साथ बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं पाकिस्तान से मेरे साथ, इनसे थोड़ी गपशप करते हैं। ये डॉक्टर हैं पेशे से। जी डॉक्टर साहब अपने बारे में पहले तो कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आदिल भाई के तमाम फैंस को और आदिल भाई के शुक्रिया, इन्होंने इस काबिल समझा जी, टाइम दिया मुझे। तो मेरा नाम जी डॉक्टर अकरम है, जेलम पंजाब पाकिस्तान से ताल्लुक़ है जी मेरा, और मैं तकरीबन 3 साल से यहाँ इस्तांबुल में तुर्की में मुकीम हूँ जी। और अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर उसमें अपने चैनल पे भी ज़िक्र करता रहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था जी। वो 2016 से यहाँ पे लापता हो गया, इलीगल इमिग्रेंट था, वो भी ईरान की तरफ से आया था और लापता है, और आज तक हमें उसकी कोई ख़बर नहीं मिल सकी। तो मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, तो बस फिर यहीं को होके रह गया हूँ, अभी तक तो इधर ही हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक बात तो मुझे बताएं, मेरे बहुत से देखने वाले मोस्टली डॉक्टर तबका भी बहुत ज़्यादा देखने वाला है, डॉक्टर्स मतलब पढ़े लिखे। बहुत से मुझे कहते हैं कि यार इधर मेडिकल किसी भी फील्ड में कोई जॉब का स्कोप है तुर्की में, तो मेरा तो देखें है नहीं आइडिया, इसलिए मैंने कहा आज आपसे मिलें क्योंकि आप एज ए डॉक्टर हैं इधर। तो आप पहले तो अपने बारे में बताएं, इधर कहीं आप मेडिकल में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो बताएंगे। जी जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, मेडिकल में अगर तो कोई लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, कोई और टेक्निकल जॉब के हवाले से हो बंदा, तो उसको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके लिए उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो स्पेशली डॉक्टर्स हैं उनको तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छी तो जगह ही कोई नहीं डॉक्टर्स के लिए। तो यहाँ आके तो अपना टाइम भी बिल्कुल ज़ाया ना करें, क्योंकि यहाँ तुर्की में स्पेशली जो आदिल भाई ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, तुर्की बहुत प्यारा मुल्क है, हमें इससे प्यार भी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। लेकिन इसका कानून ये है कि यहाँ पे जब एक डॉक्टर आता है तो उसको अनाटमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये तीनों तुर्किश ज़बान में पास करने पड़ते हैं। उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा जो फ्रेश तुर्की में आया है उसकी तुर्किश इतनी अच्छी हो जाए कि वो 1 साल में या 6 महीने में ये तीनों एग्ज़ाम पास कर सके। तो जब तक वो पास नहीं करेगा वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिस के लिए जी। तो ये बहुत मुश्किल है जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात शेयर की है। बहुत से डॉक्टर असल में यही मुझसे जानना चाहते थे और आपने इसका जवाब दे ही दिया है खुद ही। और यार तुर्किश सीखना लोगों को मोस्टली लगता है बहुत आसान है, इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि कितना इजी है, कितना मुश्किल है? असल जो चीज़ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब तक आपकी इंटरेक्शन नहीं है तुर्किश लोगों के साथ तब तक आप नहीं सीख सकते। मेरे साथ एक 2 महीने के फ़र्क से हम यहाँ तुर्की में है, मेरे एक बड़ा प्यारा दोस्त है। अब यकीन करें कि वो अभी भी बिम या शौक पे जाता है तो मुझे कॉल करके पूछता है कि इसको मैं क्या कहूँ, मैंने ये चीज़ लेनी। ठीक है। हालांकि हमारा आने का जो टोटल जो फ़र्क है 1 महीना या 1.5 महीने का, क्यों? उसका इंटरेक्शन नहीं है ज़्यादा, वो ज़्यादा अपने पाकिस्तानी लोगों के साथ, पंजाबियों के साथ पंजाबी बोल रहे हैं, तो वो आज तक सीख नहीं सका। तो डिपेंड करता है आपके इंटरेक्शन पे और आपकी तवज्जो पे कि आप कितना सीख सकते हैं और कितनी जल्दी सीख सकते हैं। और ज़ुबान सीखने का बेहतरीन हल भी यही है कि आप बेशक जैसी मर्ज़ी टूटी फूटी भी बोलो, या लोग आपको कलमे खुद ही ठीक करा देते हैं, फ़िक्रे आपके जो भी गलत आपको बोलेंगे ये ऐसे नहीं ऐसे बोलो। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे। बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक जोक भी सुनाता हूँ। मैं जब स्टार्ट में आया था तुर्की में तो शलवार कमीज़ पहन के फ्लोरिया में मैं बाहर चला गया रोटी लेने के लिए। तो उस तंदूर वाले ने मुझसे पूछा कि ममलिकत कौन सी है आपकी, तो मैंने कहा जी कि पाकिस्तान। तो वो कहता है कि पाकिस्तान कारदिश ममलिकत है। तो मुझे अच्छा लगा बड़ा। तो कहते क्या चाहिए आपको, मैंने कहा जी रोटी चाहिए। तो उसने कहा कि वेट करो। वो गया अंदर से गर्म निकाल के, ताज़ा निकाल के उसने आके तो मुझे दी। तो मैंने उसको पैसे पकड़ाए और मैंने कहा जी जज़ाक अल्लाह। तो उसने कहा ने तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको जज़ा दे। तो वो कहता है अल्लाह अल्लाह। तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने कोई गलत बात कर दी। तो यहाँ तुर्की में सज़ा को जज़ा कहते हैं, और जब आप किसी को कहें कि जज़ाक अल्लाह तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें सज़ा दे। तो वो मेरे साथ अच्छाई कर रहा था। तो ये इस तरह के लतीफ़े भी होते हैं।
بعض دفعہ, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا انٹریکشن نہ ہو, ماحول نہ ہو, تو تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا جو ہے نا ایک جوک سنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے بہت سے ورڈز ہیں جو کہ ادھر پہ بالکل اپوزٹ مطلب چلے جاتے ہیں, وہ ادھر آنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے. اور یار اتنے محبت رکھتے ہیں یہ لوگ, آپ یقین نہیں کرو گے, آپ راستے میں آگے پیچھے کہیں بھی گپ شپ کرو آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. گپ شپ بہت عزت کے ساتھ کرتے ہیں. میرا خود کا پرسنل بہت ایکسپیرینس رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے؟ جیسے کہ آپ یہاں پہ جاب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, کچھ ایلیگل ریفوجیز اکثر میں نے دیکھا ہے مسئلہ آتا ہے ان کے لیے بھی آپ کوئی سجیشن دیں گے؟ ہاسپٹل والے چیک اپ نہیں کرتے جیسے. ہاں عادل بھائی, میں اس میں وہ بڑی ایک ٹریجڈی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, کہ مطلب وہ اس کو بڑا ایک آسان ملک سمجھ کے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ لیگل لوگوں کو پہلی بات تو کوئی چیک نہیں کرتا, چیک کر دے تو پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے میڈیسن ان کو کوئی نہیں دیتا. تو آج سے کوئی 100-200 سال پہلے افریقہ میں اسکیبیز سے کوئی بندہ مر گیا ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ترکی اور ترکی کے شہر استنبول واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں آج بھی لوگ اسکیبیز, ایک سکن ڈیزیز ہوتی ہے, خارش کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں, آج بھی لوگ خارش کی بیماری کی وجہ سے بھی استنبول میں مر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اینٹی بائیوٹک یا اینٹی الرجک کوئی نہیں دیتا. تو یہ بہت ٹف ہے جی ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلی لیگل ہیں. لیکن یہاں آنے کے بعد پھر ہم ہیں, مطلب کمیونٹی ہے, کوئی لیگل ہے یا انلیگل ہے, ہم پھر اپنے سارے دوستوں کا, سارے بھائیوں کا جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. ان کے آپریشن وغیرہ بھی جہاں پہ کروائے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہر بندہ نہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور نہ ہر بندے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو عادل بھائی نے یہ پوائنٹ اٹھایا, اور میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ لوگوں کو مطلب معلومات میں اضافہ کرتے چلیں. میں نے بھی اس لیے اٹھایا, اکثر میرے ساتھ بھی ایک جو دوست رہتے ہیں, اکثر ان کو بھی یہی مسئلہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, کملک نہیں ہے, چیک اپ نہیں کرتے. کیونکہ میں خود ایک دوست کو اپنی کملک پہ کئی بار چیک اپ کروا چکا ہوں. بالکل. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, دیکھنے میں نہیں لگتا لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے جی, بہت بڑی رکاوٹ ہے علاج کے لیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہ شروع میں اپنے بارے میں بتایا کہ آپ اپنے بھائی کی تلاش میں ادھر آئے ہیں, تو اس پہ بھی تھوڑا کوئی روشنی ڈالنا پسند کریں گے کہ کیا سین واقعہ کیا پیش آیا؟ جی, یہ بھائی میرا 24 سال عمر تھی اس کی 2016 میں جب وہ گھر سے نکلے. وہ پہلے سعودی عرب میں تھا, بن لادن کمپنی میں تھا, اور وہاں پہ جو کرین کا حادثہ ہوا تھا اس وقت وہ بن لادن کمپنی نے ڈپورٹ کیے تھے جو لوگ. اس وقت وہ پاکستان آیا, تو پاکستان آنے کے بعد اس کا کوئی دوست تھا جس نے اسے مشورہ دیا کہ میرے ساتھ چلو ہم یونان چلتے. تو مجھے اس نے پاکستان کے بارڈر سے میسج کیا کہ میں ترکی جا رہا ہوں. 15 دن کے بعد پھر میسج آیا کہ میں ترکی پہنچ گیا ہوں. پھر یہاں سے 15 دن کے بعد اس کا 28 ستمبر 2016 کو آخری کال آئی کہ آج رات کو ہم روانہ ہو رہے ہیں. اور وہ دن اور آج کا دن مجھے اس کی کوئی خبر نہیں مل سکی, نہ میں اس کی آواز سن سکوں. تو یہ اکثر میں جو انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو میں اکثر یہ پیغام دیتا رہتا ہوں, اور یہ دکھ جو ہے یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. بالکل ظاہری بات ہے, آپ کا اپنا ہے. تو کوئی اس کی تصویر یا کوئی ایسی چیز بھی مل سکتی ہے, ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, شاید کسی نے اگر دیکھا ہو تو ہم سے رابطہ کر لے, یا کوئی لاش کہیں کسی نے دیکھا ہو استنبول میں یا آگے پیچھے کہیں بھی, وہ ہم سے رابطہ کر لے. تو کوئی ایسی تصویر وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں اس کی پکچرز وغیرہ, پاسپورٹ بھی, اس کی اپنی تصویر بھی. وہ آخری تصویر جو تھی وہ بھی تھوڑا سا فرق آ گیا تھا, مطلب پاکستان میں اس کی مونچھیں تھی, یہاں پہ اس نے کلین شیو کر لی. تو وہ فریش جو پکچر تھی آخری وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں. تو آپ کچھ تصویریں بھی بھیج دینا. تو یار جو بھی دوستوں ہمیں دیکھ رہا ہے نا, ڈاکٹر صاحب کے بھائی کی جو تصویریں بھی میں ویڈیو میں ڈال دوں گا, آپ دیکھ لینا. کسی بھی بھائی نے اگر آگے پیچھے کہیں پہ بھی دیکھا ہو تو یار وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے. میرا واٹس ایپ بھی ویڈیو میں موجود ہوتا ہے, جس کا جو دل چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹرز کو خاص, یا جو نارمل دیکھنے والے بھی ہیں, جو انلیگل بھی خاص آتے ہیں, ان کو بھی, ہر ایک کیٹیگری سے لوگوں کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بس میں اکثر جو میرا یہاں آ کے تو جو اپنی کمیونٹی کے لیے, اسپیشلی اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا را انلیگل اس ملک میں مت آئیں. کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ایک کائنات ہوتی ہے, ایک دنیا ہوتی ہے, اس کے والدین ہوتے ہیں, اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں, اس کی پوری فیملی ہوتی ہے. ایک بندے کے چلے جانے کی وجہ سے باقی لوگ کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوتا. تو ان کے بارے میں ضرور سوچیں یہ انلیگل آنے سے پہلے, کیونکہ
अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, जो लोग उन रास्तों से गुजर के आए हैं वो बताते हैं कि डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं रास्तों में, कोई बर्फ़ की नज़र हो जाता है। यहाँ पे कितने लोगों के उंगलियां काटनी पड़ी फ्रॉस्ट बाइट की वजह से, जो बर्फ़ में जल जाते हैं, पैरों की उंगलियां काटनी पड़ती हैं, माजूर सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं। ये पिछले दिनों एक बंगाली लड़का था, उसके दोनों हाथों की सारी उंगलियां बेचारे की काट दी हमने, क्योंकि वो कैंसर हो गया था, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से गैंग्रीन हो गई थी, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया। तो इस चार्म का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएं, या जो आपके पिछले हैं वो सारी ज़िंदगी आपकी शक्ल को तरसते रहें और आपके इंतज़ार में बैठे रहें। तो खुदारा ये मेरा पैगाम होता है कि इस काम की हौसला शिकनी करें, जो कोई ऐसा मशवरा भी दे बिल्कुल उसकी बात पे तवज्जो ना दिया करें, कि बजाय आप जंगल में दरिंदों की नज़र हो जाएं, बर्फ़ की नज़र हो जाएं या समंदर की नज़र हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आमीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया यार। मेरा भी पर्सनली आप सबको दोस्तों यही मशवरा है, तुर्की का वीज़ा यार कोई इतना मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा आप आगे पीछे अगर हाव ना हो रखते हो, आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप किसी एजेंट से सर्विस ले लो। इसमें ऐसा मैंने यहाँ तक देखा है लोगों को, डॉक्टर साहब इलीगल आए हैं और जो लोग वीज़ों पे आते हैं उनसे डबल ट्रिपल पैसे दे के आए हैं। बिल्कुल ऐसे। जान का रिस्क ज़्यादा लेकर आए हैं, पैसे भी डबल ट्रिपल खर्च कर आए हैं। बिल्कुल ऐसे। हालांकि वीज़े में वो इधर आए तो उनको इशू भी नहीं। और आजकल इधर इस टाइम 2021 में इलीगल को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मतलब प्लेनों का सफ़र नहीं कर सकते जब तक हाई स्कोर नहीं है, और कहीं नहीं जा सकते, हॉस्पिटलों में तो वैसे ही इलाज नहीं होता। ये एक सबसे बड़ा इशू है। देखने में आपको लगता है कि नहीं है, बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने खारिश का जिक्र किया बीमारी का, यह बहुत ज़्यादा है तुर्की में, क्योंकि इधर की ठंड थोड़ी डिफरेंट है पाकिस्तान से। हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता मौसम इधर का। कि ये आप इतना समझ लें कि जो मौसम का फ़र्क होता है, जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, सारी ज़िंदगी गुजारी है, उस मुल्क में आपने 25 साल 30 साल गुजारे हैं, और जब आप यहाँ आते हैं, इस मुल्क में एवरेज आदिल भाई को पता है कि 9 महीने सर्दी होती है, 3 महीने गर्मी होती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ 4 मौसम हैं, गर्मी भी पीक पे है, सर्दी भी पीक पे है। तो मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि आप अंटार्कटिका के एक रीछ अगर मुल्तान भेज दें, उसको जैकबाबाद या सिबी ले जाएं, तो वो 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकी, नहीं बच सकेगी। और इसी तरह अगर मुल्तान की बकरी को आप या किसी और जानवर को आप अंटार्कटिका ले जाएं, तो वो भी कभी नहीं बच सकेगी। तो ये अल्लाह ताला ने जिस माहौल में हमें पैदा किया है, हमारा जिस्म उसी का आदी है, उसी एटमॉस्फेयर के, तो इस रंग में ढलते हुए थोड़ा टाइम लगता है। और उस हवाले में ये फिर जो डिजीज़ हैं जो जिनका जिक्र कर रहा हूँ, किसी को खारिश हो जाती है, किसी को कई प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ये उसकी बेसिक वजह जो है वो ये। ठीक है। चलिए यार, डॉक्टर साहब का भाई की भी तस्वीरें वगैरह वीडियो में आपने देख ली हुई है। अगर कोई जानता है या किसी ने कहीं पे भी देखा है आगे पीछे, तो यार व्हाट्सएप पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।